हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी बुकों को, लगभग 3-4 बुक को मैंने एनसीईआरटी भी इसमें कवर की है। ठीक है, और मैं सुबह बर्नवाल और 2-3 बुक को और मैंने पढ़ के ब्रह्मांड का पूरा एक छोटा सा सीक्वेंस मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो आप बस ध्यान से सुनिए और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने लिखी है, और जो मैं बोलूँगा आप उसमें भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को जानते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मांड में सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे जैसे क्या क्या है ब्रह्मांड में? सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड। ठीक है, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु। ठीक है, परमाणविक कण और सारा पदार्थ। ठीक है, और भी जो कुछ ये धूल कण हैं, जो भी धूमकेतु हैं, धूल कण हैं, और जो भी छोटे छोटे पदार्थ भी हैं, वो सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा सम्मिलित है। ठीक है, और ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा सम्मिलित है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसैक, लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ये आप लोगों को मन में आता होगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता होगा ना। तो 9.46 गुना 1012, जब इसका गुना करेंगे तो जो निकलेगा उसी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। जितना आएगा उतना किलोमीटर प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, तो डाटा आप नोट कर लीजिएगा, ये ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई प्रकाश, ये ब्रह्मांड क्या होता है ना। अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अवधारणा। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में सर्वप्रथम अवधारणा क्या थी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जो चीज़ें आपको समझ में आए वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और जो इसके बाद आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप वो टॉपिक को कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं कमेंट बताइएगा, जिससे क्या होगा कि हमें भी टॉपिक मिलेगा आप लोगों को बताने के लिए। और जब मैं कोई टॉपिक आपका बताया हुआ पढ़ाऊंगा तो आप लोग भी देखेंगे, तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी और कब दी। ठीक है, तो क्लाडियस टोलमी 140 ईस्वी में, मतलब बहुत पहले। ठीक है, 140 ईस्वी में जियोसेट्रिक अवधारणा दी। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये थे हमारे बेल्जियम के। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या है, हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो हमारा सौर मंडल है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है कि अभी हम बता रहे हैं, इस टाइम पे क्या है कि हम लोगों को पता है कि सूर्य केंद्र में है और हमारा जो पूरा सौर मंडल है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन 140 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, तो इन्होंने ये बताया था। ठीक है, उसके बाद ये अवधारणा काफ़ी टाइम तक चलती रही। ठीक है, इस अवधारणा को क्या कहते हैं? जियोसेट्रिक। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपरनिकस ने आया। कॉपरनिकस ने बताया 1504 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, सॉरी, 1543 ईस्वी में इन्होंने बताया। इनकी अवधारणा थी हेलियोसेट्रिक। इन्होंने अपनी अवधारणा दी हेलियोसेट्रिक। देखिए लगभग सेम ही है, तो नाम आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हेलियोसेट्रिक, जियोसेट्रिक, जियोसेट्रिक इनका है और हेलियोसेट्रिक इनका है। ठीक है, तो इनकी अवधारणा क्या थी? इनकी अवधारणा, इन्होंने सही परिकल्पना दी जो आज के समय में है। इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है। क्या है? सूर्य केंद्र में है, और हमारे जो सारे ग्रह हैं, पृथ्वी और पूरा जो सौरमंडल है, ठीक है, जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक सही दिशा में हमें आगे बढ़ाया। क्या किया? एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जो हम आज तक मानते हैं। और इनकी अवधारणा सब कुछ पलट के रख दी। क्या हुआ कि एकदम नई खोज आ गई और ब्रह्मांड के लिए सबकी जागरूकता बढ़ने लगी। सब ब्रह्मांड की जानकारी में रुचि लेने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? 1925 ईस्वी में अमेरिका के खगोल शास्त्री ने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास लगभग 2500 प्रकाश वर्ष है। कितना है? लगभग 2500 प्रकाश वर्ष है। हिंदी में लिखा हुआ है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। 2500 प्रकाश वर्ष है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना टाइम होता है। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लोग जो अवधारणा दिए थे उसमें कितने सिद्धांत आए थे। ठीक है, उनकी अवधारणा हो गई। अब सिद्धांत को देखते हैं कि सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है बिग बैंग। ये टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो आपने लिया बिग बैंग है। ठीक है, क्या है? बैंग है, बिग बैंग। ठीक है, तो ये अवधारणा आज तक मानी जाती है, जो अभी तक सही है। ठीक है, अभी तक यही मानी जाती है। जिसको किसने दिया था? जॉर्ज लैमिंटन ने।
ठीक है, जॉर्ज लेमेंटन ने दिया था। और ये कब दिया था? 1960 से 1970 के बीच में इन्होंने दिया था। 1960 से 1970 के बीच में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। ठीक है, और जो अभी तक सही है। तो अभी हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, तो देख लेते हैं और भी कितनी अवधारणा थी। तो पहला था, दूसरा था जो ये सबसे पहले एक खोजी गई थी, साम्य अवस्था सिद्धांत क्या है। ठीक है, साम्य अवस्था सिद्धांत ये क्या है? इनको दिया था थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। हरमन बॉडी है, ठीक है, बॉडी। तो इन्होंने क्या बताया था? साम्य अवस्था, इससे आपको क्या लगता है? साम्य अवस्था से आपको मतलब वर्ड से आपको क्या फील होता है? साम्य अवस्था मतलब स्थिर, क्या है? लगभग स्थिर। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ब्रह्मांड आज है, ऐसे लाखों करोड़ों वर्ष से ऐसे ही पड़ा है, इसमें ना कोई विस्तार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये अवधारणा पूरी तरह हो गई गलत। ठीक है, क्या हो गई? पूरी तरह गलत साबित हुई। उसके बाद फिर क्या आया? दोलन सिद्धांत आया। ठीक है, दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन। ठीक है, डॉक्टर एलन सडेजा ने इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो दोलन कर रहा है। दोलन मतलब क्या है कि एक स्थान से, जैसे दोलन क्या होता है ना, ऐसे ऐसे गति करता है। तो मतलब ये अगर एक स्थान से जा रहा है फिर उसी स्थान पे आ रहा है, मतलब अगर अगर ये विस्तारित हो रहा है तो फिर उसी स्थान पे वापस आ रहा है। तो ये हो रहा है दोलन, पर ये भी पूरी तरह गलत हुआ साबित। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? बस हमें पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो चलिए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जानते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी को ही हम पढ़ते हैं और इसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है, तो ये साइड में इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, हमने लगा दिया सर्च करके। इसे वास्त विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना से जानते हैं। इसको दूसरा नाम इसका है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाम से जान लीजिएगा। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटन ने 1960 से 1970 के बीच में इसका ये अपना अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया सबसे पहले हम्बल ने प्रस्तुत किया इनके सिद्धांत को। उन्होंने अपनी प्रस्तावना रखी थी, ठीक है, जॉर्ज लेमेंटन ने, और उसके बाद हम्बल ने इसको प्रस्तावित किया। ठीक है, इसको प्रस्तुत किया अच्छे से कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो एडविन हम्बल ने क्या बताया? ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। ये 11th के एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है मैं वैसे ही समझाऊंगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे एक मतलब गुब्बारा जिसमें हवा ना हो। ठीक है, और वो गुब्बारे में आप दो तीन ऐसे बिंदी लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे बिंदी लगा लीजिए और उसमें फिर हवा भरिए। जिसमें हवा भरेंगे तो ऐसे फूल जाएगा। और क्या होगा, जो जो बिंदु करीब करीब था वो ऐसे से दूर दूर हो जाएगा। क्या होगा? ऐसे दूर दूर हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच में से दूरी हो जाएगी। तो इन्होंने बताया कि एक गुब्बारे के भांति हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड हमारा एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब गुब्बारे में और हमारे ब्रह्मांड में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि गुब्बारे में जो गुब्बारा फूलता है तो जो हमारा बिंदु छोटा छोटा था वो भी बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में मान लीजिए हमारा सौरमंडल है, उसमें हमारी पृथ्वी भी एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा पृथ्वी भी बड़ा हो रहा है, नहीं। पृथ्वी जितनी बड़ी उतनी बड़ी है, बस एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यही अंतर था इसमें गुब्बारे में और हमारे जो। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं आरंभ में एकक परमाणु आयतन अत्यधिक कम और तापमान अत्यधिक घन। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, अब ये समझिए। ये तो आप समझ गए कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, हम्बल ने इसको प्रस्तुत किया था। अब ये जानिए कि विस्तार मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। तो क्या हुआ कि छोटा सा आयतन, ठीक है, किसी अणु का, एक किसी परमाणु का एक छोटा सा आयतन, ठीक है, और इस पे अत्यधिक, अत्यधिक क्या है? अत्यधिक आयतन नहीं, बहुत कम आयतन। ठीक है, एकदम छोटा सा आयतन, इतना छोटा आयतन कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकती, इतना छोटा आयतन। ठीक है, और इस पे तापमान, इसका तापमान अत्यधिक, इतना अत्यधिक कि इतना तापमान आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं सूर्य का ही तापमान इतना अधिक है। तो लाखों करोड़ों सूर्य इस ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो आप उसकी अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटे से परमाणु पे इतना अधिक तापमान और इतना अधिक घन, इतना अधिक घनत्व। ठीक है, तापमान और इतना अधिक घनत्व की वजह से ये इसमें हुआ विस्फोट। क्या हुआ? विस्फोट। और इसी विस्फोट को ही बिग बैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग। जब विस्फोट हुआ लगभग 0.3 सेकेंड में, क्या 0.3 या 0.4 सेकेंड में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, और ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद लगभग ये इतना छोटा था। तो जब इसके ये टूटा, इसके जो कण हुए बिखरे, तो इनमें अत्यधिक क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ब्रह्मांड में पूरा फैल गया। और गुरुत्वाकर्षण की वजह से जितने भी गैस थे, गैस में क्या था? हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, इन्हीं गुरुत्वाकर्षण के बारे में हाइड्रोजन और जो धूल कण थे अंतरिक्ष में, वो सब कलेक्ट होने लगे। तो इसी के परमाणु को मतलब जब मतलब विस्फोट हुआ
तो बहुत छोटे छोटे कणों में टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद ही इसमें गुरुत्वाकर्षण आ गया, ठीक है। तो जितने भी ब्रह्मांड में, मतलब अंतरिक्ष में जितने भी धूल कण थे, जितने भी गैस थे, सब इन्हीं के आसपास एकत्रित होने लगे, ठीक है। जब इन्हीं के पास एकत्रित होने लगे और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण जब ये ऐसे घूमने लगे तो सब एक जगह संकेंद्रित होने लगे, मतलब एक जगह जुड़ने लगे। और जिससे हुआ तारों का निर्माण। क्या हुआ? तारों का निर्माण। तो तारों का निर्माण में अगला टॉपिक इसके बाद तारों का निर्माण ही रहेगा कि तारों का निर्माण कैसे होता है और उनका विनाश कैसे होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक यही है, तो जान लीजिए तारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये विस्तार हो गया, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। देखते हैं। 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान लगभग 4,500 केल्विन तक घट गया, ठीक है। और इसी घटना के दौरान पहला परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है। तो मतलब इतना तापमान घट जाने के बाद पहला परमाणु का निर्माण हुआ, क्योंकि जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके बाद ठंडा होने के बाद जब उसके चारों जब दो गैस थे, हाइड्रोजन थे, वो हीलियम में बदलने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। और हीलियम में बदलने की वजह से फिर वो कार्बन में बदल गए। और जो कार्बन में थे वो लोहे और धातु में बदल गए, और धातु में बदलने के बाद वो बदल गए चट्टानों के रूप में। और चट्टानों के रूप में बदलने के बाद हमें हमारे ग्रह का निर्माण हुआ, हमारे सौरमंडल का, हमारे सूर्य का, हमारे तारों का, हमारे चांद का निर्माण हुआ, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्पत्ति में इतना ही था, सब कुछ ब्रह्मांड के बारे में। और अगला टॉपिक रहेगा तारों का निर्माण। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, और इसके लिए धन्यवाद। और अगला टॉपिक के लिए आप इंतज़ार करें, मैं कल शाम तक टॉपिक डाल दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।